नमस्कार, मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का जो टॉपिक है कि वो सर्क्रिक जो विवाद है वो क्या है, परमाणु अप्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी क्या है, और इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी ऑटोमेट जो एनर्जी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको हम इंटरनेशनल ऑटोमिक एनर्जी एजेंसी भी कहते हैं, IAEA, जिसको न्यूक्लियर वॉचडॉग के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सर्क्रिक विवाद के बारे में। ये जो टॉपिक है ये BA थर्ड ईयर और MA में जो पुस्तक चलती है, इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, MA प्रीवियस में चलती है, उसके सिलेबस का हिस्सा है। एग्ज़ाम में जो लघुत्रात्मक जो प्रश्न आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी है। सर्क्रिक विवाद कौन से दो देशों के बीच में है, या IAEA की फुल फॉर्म क्या है, या इसके अलावा पूछ लेते हैं NPT क्या है, या NPT पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं नहीं। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं ऑब्जेक्टिव में भी, तो आपको इनको अच्छे से याद करना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सर्क्रिक विवाद के बारे में। दरअसल सर्क्रिक पहले तो है कौन सी जगह? ये एक 96 किलोमीटर का एरिया है। कितने किलोमीटर का एरिया है? 96 किलोमीटर की एक दलदली ज़मीन है। और जो वर्तमान इंडिया है उसमें गुजरात से लेके और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उनके बीच में एक 96 किलोमीटर की पट्टी है, दलदली, उसको लेकर विवाद है। और ये विवाद 1960 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू हुआ था। दोनों देशों की आज़ादी से पूर्व ये पहले भारत के अंदर जो ब्रिटिश साम्राज्य था उस समय ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था। उस समय हम बम्बई राज्य बोलते थे। उस बम्बई राज्य के अंदर आज का गुजरात, आज का महाराष्ट्र और सिंध प्रांत का कुछ हिस्सा शामिल था। तो उसको पहले जॉइंट रूप से बोलते थे बम्बई राज्य। बाद में आज़ाद हुआ तो सिंध पाकिस्तान में चला गया और बम्बई प्रांत के दो हिस्से हो गए, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था जब ब्रिटिश साम्राज्य था। ब्रिटिश साम्राज्य के जाने के कुछ समय तक शांत रहा, लेकिन 1960 के दशक में पाकिस्तान ने इसने पर अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया। उस समय इसे कहते थे बनगंगा, इस इलाके को। दरअसल ये जो दलदली इलाका है कच्छ के रण का, इसके अंदर ज्वार भाटे बहुत आते हैं और ज्वार भाटे की स्थिति के कारण इसकी जो सीमा है उसका सीमांकन नहीं हो पाता, और ये पानी के कटाव के कारण बना हुआ एरिया है। यानी कहा जाए तो दोनों देशों के बीच में एक अस्थिर सी सीमा रेखा है जिसे कच्छ का रण कहा जाता है। कई बार हम अखबार में पढ़ते हैं कि सीमा का अतिक्रमण कर पाकिस्तानी मछुआरे पकड़े गए, या भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान ने पकड़ लिया कच्छ के रण में। वो इसलिए होता है कि बेचारे मछुआरे समझ ही नहीं पाते हैं। हालांकि समुद्र में खंबे गाड़ दिए गए थे। 1925 के अंदर एक मैप बना था सर इसको लेके कोई, कि भाई ये उस समय सिंध प्रांत भी बन गया था और बम्बई प्रांत था भी, तो उसकी हकदारी को लेके कुछ मानचित्र में उस समय खंबे रोप दिए गए थे, तो वो सीमांकन कर दिया गया था, उसी के हिसाब से खंबे गाड़ दिए गए हैं। लेकिन बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ज्वार भाटे की जब स्थितियाँ बनती है तो वो खंबे कई बार नज़र नहीं आते ज्वार की स्थिति में, और वो बेचारे सीमा पार करके इधर आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है, या फिर पाकिस्तान में चले जाते हैं तो पकड़ लिया जाता है। और भारत तो फिर भी एक lenient कंट्री है, पाकिस्तान तो बिल्कुल lenient नहीं है, उनको कई वर्षों तक जेल में सड़ाता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, क्यों झगड़ रहे हैं दोनों देश? दरअसल एक तो स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट है, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक नेचुरल गैस इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल भी पाया जाता है। और मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से ये क्षेत्र बड़ा समृद्ध है। यानी मछली पालन के लिहाज से ये एशिया के बड़े उत्पादकों में से एक है। पाकिस्तान कहता है कि पूरा सर्क्रिक का क्षेत्र उसका है, और इसके लिए पाकिस्तान जो तर्क देता है कि सिंध की सरकार और उस समय जो कच्छ के राव महाराज थे, 1914 में उनके अंदर एक समझौता हुआ था, और उस समझौते का जो अनुच्छेद 9 और 10 है उसका हवाला पाकिस्तान देता है। 1940 में कच्छ के राव महाराज ने ये इलाका सिंध को दे दिया था, तो सिंध का पूरा अधिकार क्षेत्र है और सिंध पाकिस्तान में चला गया, तो ये एरिया भी उसी का है। लेकिन भारत सरकार ये दावा करती है कि जो सर्क्रिक है उसके दोनों देशों का उस पर अधिकार है, लेकिन बीच में सीमा रेखा है। यानी पूरा सर्क्रिक का पाकिस्तान का नहीं है, आधा किसका भी है, भारत का है। और उसके लिए वो 1925 का एक मैप प्रस्तुत करते हैं, और इस मैप के अकॉर्डिंग ही समुद्र के अंदर बीच में खंबे गाड़े गए हैं। भारत ये भी तर्क देता है कि जो इंटरनेशनल जो लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, उसके अंदर जो समुद्री कानून है
उसके अंदर एक थ्योरी चलती है थालवेग डॉक्ट्राइन। उस थालवेग डॉक्ट्राइन के अनुसार दोनों देशों के बीच में कोई भी नदी पड़ती है या कोई दलदली क्षेत्र पड़ता है तो उसका जो बॉर्डर है उसका अंकन बीचों बीच किया जाना चाहिए। तो कच्छ के रण का आधा हिस्सा भारत का है और आधा हिस्सा पाकिस्तान का है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार। तो ये अपन ने बात की सर्करिक विवाद की। सर्करिक विवाद आज भी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में अनसुलझा है। दूसरी अपन बात करते हैं परमाणु अप्रसार संधि क्या है। दरअसल परमाणु अप्रसार संधि को अंग्रेजी में बोला जाता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है इस पर 1968 में हस्ताक्षर हो गए थे। दरअसल 1963 में मैं आपको बताऊं एक आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि बनी थी, उस पर 1963 के अंदर सिग्नेचर हुए थे और यूएनओ में पेश की गई थी। बाद में ये सोचा गया कि एक परमाणु अप्रसार संधि भी होनी चाहिए ताकि निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जा सके और परमाणु तकनीक का प्रसार नहीं हो। परमाणु अप्रसार जैसा कि इसके सबसे स्पष्ट है कि परमाणु तकनीक का प्रसार नहीं होना चाहिए, यानी जिनके पास परमाणु हथियार हैं केवल उन्हीं के पास रहें और अन्य देशों को परमाणु हथियार देने में कोई सहायता नहीं मिले। तो ये 1968 में सिग्नेचर हुए और 1970 में इसको लागू किया गया। आज इसके 190 से ज़्यादा देश इसके सदस्य बन चुके। ये जो परमाणु अप्रसार संधि है इसके मुख्य मोटे मोटे 3 उद्देश्य हैं। पहला अप्रसार, यानी परमाणु तकनीक जिन देशों के पास 1967 से पहले मौजूद थी केवल उन्हीं के पास रहे, दूसरे देशों के पास परमाणु तकनीक प्रसारित नहीं हो। दूसरा है निशस्त्रीकरण। निशस्त्री का मतलब ये है कि हथियारों की जो दौड़ है, अंधी दौड़ है, उसको नियंत्रित किया जाए। और तीसरा है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया था कि परमाणु शक्ति संपन्न देश केवल उन्हीं को माना जाएगा जिन्होंने 1967 से पहले 5 देशों ने बना लिए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, चीन ने, फ्रांस ने और सोवियत संघ ने। इन 5 देश परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुके थे। तो ये तय किया गया कि ये 5 देश जो परमाणु शक्ति संपन्न बन चुके हैं इनको N5 यानी न्यूक्लियर 5 माना जाए और ये देश अपनी परमाणु टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को नहीं देंगे, यानी हस्ताक्षर करेंगे एनपीटी पे। और बाकी की दुनिया के देश भी एनपीटी संधि पर हस्ताक्षर करके ये संकल्प व्यक्त करेंगे कि वो परमाणु बम नहीं बनाएंगे। भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। भारत ने कहा कि इन 5 देशों के पास आपने दे दिया परमाणु बम। चीन है, चीन को आपने परमाणु शक्ति संपन्न मान लिया, लेकिन आप संधि पर हस्ताक्षर करके और भारत को परमाणु शस्त्र विहीन रखना चाहते हो। चीन तो हमारा शत्रु राष्ट्र है, उसके पास परमाणु बम है, हम भी बनाएंगे। हमारी सुरक्षा कैसे होगी? देश की संप्रभुता किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है और चीन हमारा पड़ोसी है और उसके पास परमाणु बम है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास भी परमाणु बम होना चाहिए। या तो चीन सहित सारे जो देश जिन्होंने परमाणु बम बना लिए वो अपने परमाणु बमों का त्याग कर दें, तो भारत भी नहीं बनाएगा, भारत भी अपने त्याग कर देगा। आप 5 देश जो हैं खुद परमाणु हथियार रखना चाहते हैं, लेकिन बाकी दुनिया के देशों से ये हस्ताक्षर करवा लेना चाहते हो कि वो भविष्य में परमाणु तकनीक हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, परमाणु बम नहीं बनाएंगे और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करेंगे। तो ये जो संधि है ये पूरी तरह क्या है? भेदभावपूर्ण है। यानी मैंने जैसा कि आपको बताया कि इन 5 देशों को जो है मान लिया कि ये N5 है, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। बाकी के देशों को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकती है ये कि वो परमाणु हथियार नहीं प्राप्त करेंगे। तो ये संधि भेदभावपूर्ण थी, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। तीसरी अपन बात करते हैं भाई IAEA क्या है। IAEA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ये आणविक विषयों के लिए विश्व की एक बहुत बड़ी एजेंसी है। परमाणु हथियारों को लेकर, परमाणु हथियारों के रख रखाव की क्या स्थिति है, कौन से देश परमाणु हथियार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से देश कर चुके हैं, और परमाणु तकनीक के प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, कौन सा देश टेररिज्म को जो है ना प्रोत्साहित कर रहा है, इस तरह की कई चीज़ें इसके अंदर IAEA के उसमें आती हैं। खासकर ये आणविक विषयों से संबंधित है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था, इसकी जो स्थापना थी वो 1957 में हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हुई थी। और इसका उद्देश्य ये है कि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग नहीं हो। ये परमाणु तकनीक का सुरक्षित, निरापद और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना चाहती है।
ये चाहती है कि जो परमाणु बम है या परमाणु ऊर्जा है उसका मिलिट्री यूज़ नहीं हो, सैनिक इस्तेमाल उसका नहीं हो। ये दरअसल ये जो एजेंसी है ये रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के प्रति और सुरक्षा परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। अब इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आईएईए की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। एक छोटा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि आईएईए का मुख्यालय क्या है? तो इसका जो आईएईए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय का है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। आजकल बड़ी एक्टिव है आईएईए, निगाह रखती है परमाणु तकनीक, ये सुनिश्चित करना चाहती है कि परमाणु बम जो है वो लिमिटेड कंट्रीज़ के पास रहे और पर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है इसका शांतिपूर्ण उपयोग हो। तो आज हमने चर्चा की है सरक्रीक डिस्प्यूट क्या है, परमाणु अप्रसार संधि क्या है, भारत ने उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं, ये कब अस्तित्व में आई, आईएईए है कब स्थापित हुआ, किस शहर में इसका मुख्यालय है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसके छोटे क्वेश्चन जो लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं वो आप सबके लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से उसमें लिख सकते हैं, जो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें आप इस वीडियो से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड कोई पर्सन आपके दिमाग में आता हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका उचित समाधान हमारे द्वारा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।